हेलो वांगशन लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आई एम सो सॉरी गाइस, आई नो मैंने कहा था कि मैं जल्दी अपडेट करूँगी, पर क्या करूँ, इस पार्ट को बनाने में मुझे थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया। हमने पिछले पार्ट में सुना था कि वांगजी हांग विलेज पहुँच जो लोग घायलों का इलाज कर रहे थे उन्हें वो जड़ी बूटी दे देता है। वो लोग उसे लेकर घायलों का इलाज करने लगे। उन घायलों में से कुछ लैंड डिसाइपल भी थे जो कि उस केव की रखवाली किया करते थे। वांगजी उन सभी की ओर ही देखे जा रहा था। सडनली पीछे से एक लड़की कहती है, राजकुमार लैन वांगजी। वांगजी उसे देखने के लिए पीछे मुड़ता है तो वह लड़की चलते हुए वांगजी की ओर ही आ रही थी। उस लड़की का नाम फैमू है। वो और वांगजी दोनों क्लाउड रिसेस में एक ही साथ पढ़ा करते थे। फैमू को तलवार चलाना बहुत ही अच्छे से आता है। इस गांव की सारी जिम्मेदारी भी फैमू के ऊपर है, क्योंकि फैमू के फादर फैहांग, जिनके नाम पर इस गांव का नाम रखा गया है, पहले वही इस गांव की सारी जिम्मेदारी संभाला करते थे, पर 3 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है। जब फैमू वांगजी के सामने पहुंची तब वांगजी फैमू को देखते हुए कहता है, ये सब कैसे हुआ? फैमू कहती है, कल रात के वक्त में जब सबके लिए डिनर लेके जा रही थी तभी मुझे चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। मेरे साथ कुछ गांव वाले भी थे। हम लोग जब वहां पर पहुंचे तो चारों तरफ खून ही खून और लाशें बिखरी पड़ी थी। उन लाशों में कुछ डीमन की लाशें भी थी और जो लोग जिंदा थे वो बहुत ही बुरी तरह घायल थे। हम उन्हें लेकर गांव लौटे और अच्छी तरह मलहम पट्टी करने के बाद मैंने जब इस बारे में उन्हें पूछा तब उन्होंने कहा उन पर कुछ स्पिरिट और डेमंस ने हमला किया था, जिन्होंने इन लोगों का ये हालत किया है, और शायद वो लोग अपने क्वीन को छुड़ा कर ले गए। ये सुन वांगजी कन्फ्यूज़न के साथ मुँह की ओर देखने लगा। मुँह आगे की बात बताते हुए कहती है, उन लोगों ने देखा था कि एक बीस्ट प्रोटेक्टर बैरियर तोड़कर उस केव के अंदर गया, पर उन लोगों में से किसी ने भी उस क्वीन और बीस्ट को बाहर आते हुए नहीं देखा। ये सुन वांगजी उन घायलों की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम लोग बता सकते हो कि वो बचे हुए स्पिरिट और डेमंस किस तरफ गए? उनमें से एक घायल बहुत ही मुश्किल से कहता है, वो लोग गुफा की बाईं ओर चले गए। ये सुन वांगजी मुँह की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम मुझे वहाँ पर ले जा सकती हो? मुँह कहती है, जी राजकुमार, मेरे साथ आइए। मुँह और वांगजी गांव से बाहर की ओर जाने लगे। तभी वहाँ पर बाकी वैद्य भी आकर पहुँचे। करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद मुँह और वांगजी उस गुफा के पास पहुँचे। थोड़ी ही दूर से मुँह इशारा करते हुए कहती है, ये रहा वो गुफा। वांगजी कहता है, ठीक है, तुम अब यहाँ से जा सकती हो। ये कहकर वो आगे की ओर बढ़ने लगा। तब मुँह वांगजी को रोकते हुए कहती है, रुक जाइए राजकुमार, आप अकेले मत जाइए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसेंटफुल एनर्जी है, शायद वहाँ पर खतरा भी हो, आपके ऊपर हमला हो सकता है। वांगजी कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं खुद का ख्याल खुद रख सकता हूँ। मुँह फिर से रोकते हुए कहती है, रुकिए राजकुमार, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वांगजी कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से लौट जाओ। ये कहकर वो आगे की ओर बढ़ने लगा। मुँह वांगजी की बात मानते हुए वापस गांव में लौट आई। वांगजी उस गुफा से बाईं और घने जंगलों के बीचों बीच चला गया। अब हमें क्लाउड रिसेस का सीन दिखाया जाता है। कमरे में चिरान बहुत ही व्यस्त बैठा हुआ था। वो उसी केव और प्रोटेक्टर बैरियर के बारे में सोचे जा रहा था। वो यही सोच रहा था कि कोई इतनी आसानी से उस बैरियर को कैसे तोड़ सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे पता है एक ना एक दिन वो बैरियर टूटता, पर उसे यकीन नहीं हो रहा कि सच में टूट गया। उस प्रोटेक्टर बैरियर को लैन ई, बाउसन, सैरन और बहुत सारे कल्टीवेटर ने मिलकर बनाया था। उसे पूरी तरह मजबूत करने के लिए लैनी ने अपने सोल का सैक्रिफाइस किया था, पर इतने सालों बाद उसे इतने आसानी से तोड़ दिया गया। चिरान उसी बारे में सोच रहा था। तभी चिरान को विहिंग का ख्याल आता है, क्या सच में विहिंग उनका प्रोटेक्टर है? क्योंकि इतने दिन हो गए पर विहिंग अपने स्पिरिचुअल पावर को भी एक्टिव नहीं कर पा रहा। अब चिरान को ऐसा लगने लगा था कि शायद विहिंग उनका प्रोटेक्टर नहीं है, शायद चिरान ने ही गलत सोच लिया था। फिर चिरान सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग लड़ेंगे, अगर जिंदा रहना लिखा होगा तो ज़रूर बचेंगे। तभी सीचान चिरान के कमरे में आकर कहता है, अंकल, मैंने पत्र लिखकर बाकी सारे कबीलों के लिए भेज दिया है। चिरान कहता है, ठीक है, क्या वांगजी का कोई खबर मिला?
सीचान कहता है, जी अंकल, वांगजी ने मुझे बटरफ्लाई मैसेज भेजा था। उसने कहा वो और बाकी सारे वैद्य गांव में पहुंच गए हैं और वांगजी अपने काम पे लग चुका है। चिरान कहता है, ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सीचान चिरान के कमरे से बाहर आ गया। इस तरफ क्लास में पढ़ाया जा रहा था पर विहिंग का ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई पर नहीं था। वो यही सोच रहा था कि कैसे क्लास ख़त्म हो। जैसे ही क्लास ख़त्म हुई वो क्लाउडिसेस के पहाड़ियों में घने जंगलों के बीचों बीच एक झरने के पास जाकर बैठ गया। वो उस झरने के बहते पानी को देखते हुए बहुत कुछ चीज़ें सोच रहा था। तभी उसे झाड़ियों के हिलने की आवाज़ सुनाई दी। उसकी नज़र उस झाड़ियों पर पड़ी। वो उठा और उस झाड़ियों में जाकर देखता है। तभी अचानक उस झाड़ी में से एक वाइट कलर का छोटा सा चीज़ कूदकर दूसरी झाड़ी में चला गया। विहिंग अब उस झाड़ियों की तरफ देखने लगा। तभी एक छोटा सा रैबिट अपने सिर को निकालकर विहिंग की तरफ देखता है। जब विहिंग की नज़र उस रैबिट पर पड़ी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तभी रैबिट फिर से छुप गया। विहिंग उस झाड़ी की तरफ देख रहा था। वो रैबिट फिर से निकला और विहिंग की तरफ देखने लगा। वो विहिंग को और उस झाड़ी के अंदर देख रहा था। विहिंग ने जब देखा कि वो रैबिट झाड़ियों में देख रहा है तो उस झाड़ियों को हटाकर देखता है तो वहाँ पर एक आधा खाया हुआ फल पड़ा हुआ था। विहिंग ने उस फल को अपने हाथ में पकड़ा और रैबिट की ओर बढ़ा दिया, पर रैबिट फिर से झाड़ी में छुप गया। विहिंग ने उस फल को उस झाड़ियों के पास रख दिया। वो रैबिट आकर उस फल को खाने लगा और वो विहिंग को देख रहा था। तभी विहिंग वहाँ से उठा और 3-4 और फल उठाकर आया। जैसे ही उस रैबिट ने उस फल को खा लिया, विहिंग ने एक और फल दिया। ऐसे ही 2-3 फल देने के बाद विहिंग ने एक और फल पकड़ा और अपने हाथ में रखकर उस रैबिट को खाने को दिया। वो रैबिट धीरे धीरे आकर विहिंग के हाथ से उस फल को खाने लगा। उस रैबिट को अब विहिंग से डर नहीं लग रहा था। विहिंग ने उसे धीरे से अपने हाथ में उठाया और उसे सहलाने लगा। तभी उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आने लगी क्योंकि उसे भूख लग रही थी। विहिंग ने उसे नीचे उतार दिया और अपनी जिंसी की ओर चला गया। वहाँ पर पहुंचकर उसने कुछ खाना खाया और बैठकर तालिस्मान बनाने लगा। ऐसे ही एक दिन गुजर गया। अगले दिन सुबह के वक्त विहिंग तैयार होने के बाद क्लास में जाकर अच्छे से पढ़ता है। फिर वो लाइब्रेरी में गया। वहाँ पर जाकर कुछ किताबें पढ़ने के बाद वो लाइब्रेरी को अच्छी तरह से घूम घूम कर देख रहा था। तभी उसकी नज़र उस बंद दरवाजे पर गई। वो उसकी तरफ देखने लगा। उसने फिर से लाइब्रेरी के चारों तरफ देखा तो कोई भी नहीं था। वो सोच रहा था कि उस दरवाजे के अंदर क्या है, क्या वो जाकर देखे। ये सोचते हुए उस दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाने लगा। और यहीं पे हमारी कहानी स्टॉप होती है। सॉरी गाइस, मुझे पता है ये पार्ट बहुत छोटा है। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊँगी और थोड़ा बड़ा भी लाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।